जय हिंद। मैं हूं कर्णदानवीर और आप हैं मेरे साथ। आज हम बात करने वाले हैं चाइना ईरान की 25 साला डील के बारे में। ये 25 साला डील हाल ही में कुछ दिन पहले हुई है और दिलचस्प बात यह है कि ये 400 बिलियन यूएस डॉलर की डील है, गेम चेंजर डील है और इसके बहुत भारी परिणाम जो हैं हमको दुनिया में देखने को मिलेंगे, खासतौर से इस मिडिल ईस्ट रीजन में, और इंडिया के ऊपर इसका क्या असर होगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो गया। अब ये डील क्यों हुई, किस चीज पे हुई और इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा, इसका हम पे और आप पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हमको मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम में एक ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के सदस्य और अमेरिका और चाइना और ये सब लोग उसके सिग्नेटरी थे। लेकिन ट्रंप साहब आए, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने इसको खारिज कर दिया, उसको इस डील से वो बाहर निकल गए। इससे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए, ईरान की इकोनॉमी स्क्वीज हो गई, ईरान के ऊपर प्रेशर पड़ गया। लेकिन ईरान भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, कोई जुम्मा 2-4 दिन पुराना कोई मुल्क नहीं है, बहुत ही सिविलाइजेशनल कंट्री है, बहुत स्ट्रेंथ है, रिजिलियंस है और प्राइड है। उसने अपने घुटने नहीं टेके और वो सीधा खड़ा रहा और आज से नहीं, वो शाह के बाद से इस तरीके की मुश्किलें झेल रहा है और बखूबी उनको झेल रहा है। अब क्या था इसका बैकग्राउंड, अगर इसको थोड़ा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो बराक ओबामा को अरब ये जो शेख और ये जो राजे थे ये पसंद नहीं आ रहे थे, यानी कि सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन और ये सब जो थे ये पसंद नहीं आ रहे थे और उनका मन मोह उनका भंग हो गया था लीबिया की लड़ाई के बाद, जब अरब आतंकवादियों ने उनकी एम्बेसी को घेर कर एम्बेसडर को उनको मार दिया, तो उनका दिल सा हट गया था। उनको ये महसूस हो गया था कि अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत एक हेट्रेड है अमेरिकन के प्रति और वो ब्रॉडली इनसे खुश नहीं थे। तो उन्होंने अपनी पूरी रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि चलिए हम ईरान से दोस्ती करते हैं, ईरान को अपना हिस्सा बनाते हैं, और उन्होंने ये न्यूक्लियर डील करी ईरानियंस के साथ में। मुद्दा ये था कि भाई वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम तैयार ना करें, वेपन ग्रेड मटेरियल तैयार ना करें और न्यूक्लियर बम की तरफ एडवांस ना करें, और साथ ही फिर उसके बाद में उनके साथ में और कोऑपरेशन किया जाए। तो इससे जो अरब वर्ल्ड था, दैट इज सऊदी अरेबिया और यूएई और ये वाला जो इलाका है, ये घबरा गया। इसमें इजराइल भी शामिल था। उनको परेशानी ये हो गई कि अगर ईरान के साथ में अमेरिका की दोस्ती हो जाएगी तो ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब बराक ओबामा बाहर जाते हैं, ट्रंप आ जाते हैं, और ट्रंप साहब को अरब पसंद है, उनको ये पर्शियन दैट इज इरानियंस पसंद नहीं है। वो एकदम से इस डील से बाहर हो जाते हैं और अरब्स के साथ में सोर्ड डांस करने लगते हैं। ट्रंप का जो पूरा अलाइनमेंट था, जो पूरा विजन था, वो अरब डोमिनेंस का था, अरब यूनिटी का था, और उसके अंदर वो इजराइल को भी देखते थे। अब्राहम अकॉर्ड हुआ और ट्रंप ही थे जो जेरूसलम में अमेरिकन एम्बेसी को लेके गए, और ट्रंप ही थे जिन्होंने अरब कंट्रीज का और इजराइल के रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और अब्राहम अकॉर्ड जिसका मैं जिक्र किया वो उन्होंने किया। उससे ईरान और अलग थलग पड़ गया, ईरान काफी प्रेशर में था। और अब जो बाइडेन आते हैं, ट्रंप चले जाते हैं, तो जो बाइडेन प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हम जो है ये न्यूक्लियर डील को दोबारा बहाल करेंगे, लेकिन रिलक्टेंट दिखे। वो जिस तरीके से वो उनको करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उसी लैक ऑफ इंटरेस्ट के चलते उसका फायदा उठाया चीन ने पिछले साल से अभी तक अपनी पूरी जो ग्राउंड वर्क है वो पूरा डिटेल में किया। शी जिनपिंग
ईरान गए थे पिछले साल और वहां से कार्रवाई शुरू हुई और अब जाके उसके ऊपर साइन हुए हैं। चाइनीज विदेश मंत्री और इरानियन विदेश मंत्री ने इस दस्तावेज पर, इस अग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें 25 साल का कॉपरेशन ईरान और चाइना के बीच में होगा। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। ईरान के पास ऑयल बहुत है, तेल बहुत है, बहुत बड़ा रिजर्व है, जखीरा है, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लग गया और उसकी इकोनॉमी बदहाल हो गई। तो चाइनीज जो है वो ईरान की सपोर्ट में रहे, ईरान के साथ खड़े रहे और चाइनीज को इससे कोई परवाह नहीं है कि अमेरिका क्या सैंक्शन लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, क्योंकि चाइनीज अमेरिका के विरोध में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज खुद एक बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है और उसमें काफी डेप्थ है और उस डेप्थ का फायदा उठाते हुए उसने ईरान को अपने पाले में कर लिया है। और अब ये जो नए जो समीकरण बन रहे हैं, इसके अंदर रशिया, ईरान, टर्की और चाइना है। इनके आपस में बीच में बहुत एक डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को सेटल करता है चाइनीज पर्स, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अब चाइनीज ये 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो डील करेंगे, ये किस क्षेत्र में होगी? ये टेलीकम्युनिकेशन में होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और इस टाइप की चीजों में ये इन्वेस्टमेंट होगा। ईरान को चाइना यूरेशियन जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके साथ जोड़ा जाएगा और चाइनीज इकोनॉमी को इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए जो चाइनीज जियो इकोनॉमिक्स है उसको खेला जाएगा। ऐसा करने से मिडिल ईस्ट के अंदर दो खेमे बन जाएंगे, एक अमेरिका का खेमा जिसके अंदर पूरा अरेबिक पेनिनसुला होगा और सुन्नी वर्ल्ड होगा, और चाइना का खेमा जिसमें पूरा शिया वर्ल्ड होगा, शिया क्रेसेंट होगा, यानी कि ईरान, इराक, सीरिया और मेडिटेरेनियन सी तक टच करता हुआ, और उसके बाद में सुन्नी टर्की भी उसमें शामिल होगा। तो सुन्नी टर्की, शिया क्रेसेंट, पूरा ये 3-4 मुल्क, चाइना और रशिया, ये सब मिलाकर एक ये पोल बनाएंगे, एक ये ध्रुव बनाएंगे। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ने लग गई क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने अच्छा गेम खेला, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका खुद मिलकर उन्होंने एक क्वाड बनाया और उधर उन्होंने अच्छी जियोपॉलिटिक्स खेली, बहुत मजबूत जियोपॉलिटिक्स खेली और उधर से चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, चाइना को घेरा भी और घेर भी रहे हैं। वो एक अच्छे मूव्स चले उन्होंने इंडिया के ईस्ट में, लेकिन इंडिया के वेस्ट में जो बाइडेन का जो रिलक्टेंस था न्यूक्लियर डील को बहाल करने का, उसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि उस जो वैक्यूम के अंदर चाइनीज आ गए। और बड़ी दिलचस्प बात इसके अंदर यह भी है कि नए वेपन्स का शोध इसमें शामिल है, 400 बिलियन डॉलर में उनका निर्माण शामिल है। फिर इस डील के अंदर शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस भी है, सिक्योरिटी रिलेटेड गारंटीज भी हैं। इस सब की पूरी खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई एक 18 पेज का एक डॉक्यूमेंट था जो पिछले साल लीक हुआ था। कहते हैं कि उसी की तर्ज पर और उससे और रिफाइंड फॉर्म में ये डील आई है। तो इसमें ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं ये तो है ही हैं। अब इंडिया के लिए इसमें कहां पे प्रॉब्लम आती है? देखिए, इंडिया ईरान का बहुत पुराना ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, हिस्टोरिकल पार्टनर रहा है, और रिसेंटली हमें ऑयल की जरूरत पड़ती रही और ऑयल ईरान से हम लेते रहे जब तक उसके ऊपर सैंक्शन ना लगे, और सैंक्शन की मजबूरियों के चलते हमें वहां से हटना पड़ा। हम वहां पे सस्ता ऑयल लेते थे, वो सस्ता ऑयल हमारा बंद हो गया, तो हमारे पास ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई, हमें महंगी दरों पर ऑयल खरीदना पड़ रहा है, हमारे लोगों को भी महंगे दरों पे ऑयल मिल रहा है, तो उससे ओवरऑल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत चिंता का विषय है, वो है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इशू। जियो इकोनॉमिक इशू हमारा जो ईरान के साथ है, या हमारा जो इंटरेस्ट था वो छाबहार पोर्ट का था, और छाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन का लिंक अफगानिस्तान तक का था,
और हमारी ये उम्मीद थी कि हम इस पोर्ट और इस रेलवे लाइन के जरिए ना ही सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हम सेंट्रल एशिया को भी साधेंगे, वहां से अपना ट्रेड करेंगे, और जो पाकिस्तान जो हर चीज में अड़चन लगाता रहता है, हिंदुस्तान की जो एक्सेस है टुवर्ड सेंट्रल एशिया उसको रोकता रहता है, उसको हम नेगेट कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि हम सैंक्शन से इतने डरे हुए थे कि अमेरिका के सैंक्शन हम पे ना पड़ जाएं, तो हमने अमेरिका की बातें मानी और ईरान से हम 2 कदम दूर हो गए, और इस 2 कदम दूरी का फायदा चाइना ने उठा लिया है। अब जो रेलवे लाइन जो इंडिया उम्मीद कर रहा था कि वो बनाएगा फ्रॉम छाबहार टू अफगानिस्तान, अब वो चाइना बनाएगा। और इसी तरह छाबहार के अंदर भी जो एक समय पे हम पूरा पोर्ट डेवलप कर रहे थे, अब एक पोर्शन कर रहे हैं और काफी बड़ा पोर्शन चाइनीज डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारी जो जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज हमें जो होने वाली थी वो हम खो गए हैं, खो चुके हैं या खोने वाले। अब जो खेल साउथ चाइना सी में अमेरिका ने खेला है चाइना के साथ, अब वही गेम चाइना ईरान की मदद से, टर्की की मदद से, रशिया की मदद से अब अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ में खेलने वाला है। और वो टाइम दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो पाकिस्तान का आने वाला समय, अगर पाकिस्तान इस गठजोड़ में जाके बैठता है, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज उसके स्टेक्स सुन्नी वर्ल्ड में ज्यादा हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उसके स्टेक्स ज्यादा हैं, लेकिन अगर वो उसको नेगोशिएट करके उसको बाईपास करके इस साइड आके बैठ जाता है, जिसके संकेत पाकिस्तान ने पहले दिए भी हैं। टर्की, ईरान और पाकिस्तान ने एक काउंटर सऊदी अरेबिया ग्रुप बनाने का प्रयास भी किया है, अगर आपको याद हो, और उसी प्रयास के चलते सऊदी अरेबिया ने अपना लोन दिया हुआ पैसा पाकिस्तान से वापस मांग लिया था, जिससे बहुत परेशानी भी हुई है पाकिस्तान को। लेकिन अगर पाकिस्तान, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पक्का इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनेगा, और उससे जो अभी पाकिस्तान की कमजोर स्थिति है, फिर वो पाकिस्तान एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो एक पस मंजर है, एक ये वॉल पे एक पेंटिंग जो नजर आ रही है, जो चित्र नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान इस पूरे ग्रुप का हिस्सा दिखता है, वो इंडिया के लिए एक बहुत चिंता का सबब बन जाएगा। और अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है जो मेरे को लगता है कि अब मैं इसमें ये भी बताऊं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी आ रही है, और चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज जो है अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी ला रहे हैं। चाइनीज अपना 5G नेटवर्क भी ईरान में ला रहे हैं, और यही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, और जो ईरान के अंदर जो हथियार बनेंगे, जो डेवलप होंगे, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, और तो पाकिस्तान का काफी हद तक फायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा एक और जो दिलचस्प बात मेरे को याद आती है वो ये है कि इरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा चाइनीज को कि देखिए, हम वो मुल्क नहीं है जो एक फोन कॉल से अपनी फॉरेन पॉलिसी बदली कर लेते हैं। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। वो ये बताना चाह रहे थे कि जिसको आप इतना ऑल वेदर फ्रेंड मान रहे हैं, वो इतना अच्छा फ्रेंड नहीं है आपका जितना हम हैं। और उस बात को कहने के लिए उन्होंने ये जुमला बोला, उन्होंने ये लाइन बोली। वो इस पॉइंट से ली गई थी कि जब अफगानिस्तान, तालिबान और 9/11 हुआ था, तो बुश ने बोला था कि ईदर यू आर विद देम और विद अस, एंड इफ यू आर विद देम यू विल बी सेंट बैक टू स्टोन एजेस। तो मुशर्रफ साहब ने उस फोन कॉल से अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल ली, तालिबान के पक्ष में खड़े थे, अमेरिका के पक्ष में आके खड़े हो गए। तो खैर ये पूरी बातचीत थी, और ये एक डेवलपमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको पूरा बताया कि डेवलप हो रहा है ईरान साइड में, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ये भी आपको मैंने बड़ी सरलता से बताने की कोशिश करी। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनको बोलिए कि भाई इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि करण साहब कुछ काम की बातें बोल देते हैं, समझ में आती हैं आम भाषा में। तो
थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली बार फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।